हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू पास एफएमजी इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। हाय, आई एम डॉक्टर निमिष पटेल और मेरे साथ मेरे दोस्त है निखिल काथरोटिया। हम दोनों ने हमारी एफएमजी की प्रिपरेशन एंड जर्नी हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ली थी। और एफएमजी पास करना एक बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ पैटर्न। एफएमजी हर बार सेम टू सेम पैटर्न के क्वेश्चंस एंड टॉपिक रिपीट करती रहती है। तो हम जानेंगे हमारे दोस्त निखिल निखिल भाई से कि कैसे उन्होंने एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, कैसे उन्होंने पूरे 19 सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी बनाई और क्या उनका प्लान था। वेलकम टू अवर शो निखिल भाई। भाई, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल। और मैं और निमेश, हम पहले मैं बता देता हूँ कि भाई मैं और निमेश उफा रशिया से एमबीबीएस किए है। और जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे एफएमजी की, तब हम दोनों ने डिसाइड किया था कि एफएमजी पास करके एक पॉडकास्ट जैसा करेंगे। ऐसा नहीं फेमस होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि सबको ऐसा रियलिटी दिखानी है कि भाई मोस्टली क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये करो वो करो, डरा देते हैं, तो भाई लोग ज्यादा डर जाते हैं। और हमने तब डिसाइड किया था कि हम पास होते ही ऐसा वीडियो बनाएंगे, सबको मजा आ जाएगा कि भाई डरना नहीं है, बस आपको फॉलो पैटर्न फॉलो करनी है और स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आराम से हो जाता है। हमारा हो गया, आपका भी हो जाएगा, सिंपल है, डरना नहीं। इसलिए हमने वीडियो इसलिए बनाया, ऐसा नहीं फेमस होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप सबको ऐसे रियलिटी दिखाने के लिए किया कि भाई सब आप कंसिस्टेंसी रहो, शेड्यूल फॉलो करो, आराम से हो जाता है, डरना कुछ नहीं। इसीलिए हमने किया। तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई एफएमजी की और प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। जो भी बच्चे अभी जो फिफ्थ ईयर में या सिक्स ईयर में है और जिनका एफएमजी 1 या 1.5 साल बाद आने वाला है, उन लोगों के लिए एक मेन फोकस मोस्ट ऑफ आरआर पे होना चाहिए, ना कि मेन वीडियोस पे। सब बोलते हैं कि मेन वीडियोस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ, होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आरआर से करो, आपको पता चलेगा कि स्पीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉन्सेप्ट। आपके जितने ज्यादा रिवीजन होंगे, उतने आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये डजंट मैटर है कि आपने चलो ओबीजीवाई के 300 पेज पढ़े और उसमें से आपको आता कुछ नहीं है, लेकिन एक बंदा है जिसने सिर्फ 30 से 40 पेज पढ़े, लेकिन उसको उस पेज के अंदर हुआ सारी इंफॉर्मेशन का अच्छे से नॉलेज है। तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए, ना कि कोई मेन वीडियोस कोई बोल रहा है कि ये यहाँ से कर लो वहां से कर लो। कोई जरूरत नहीं करने की। अगर आपने कोई एक प्लेटफॉर्म उठाया है तो उसी पे डटे रहो। सिंपल बात है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी निखिल भाई से जानते हैं कि उन्होंने अपने हर सब्जेक्ट में किस तरीके से प्लानिंग की, किस तरीके से उन्होंने मार्क्स का क्या बोलते हैं कि कितने मार्क्स का किन सब्जेक्ट में कितना आता है उसका एनालाइज किया। तो लेट्स स्टार्ट निखिल भाई। मैं पहले बताऊंगी कि भाई 19 सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था भाई, सब सब्जेक्ट के मार्क लिख लिए थे भाई, किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क आते हैं। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है भाई, वो जानना इंपॉर्टेंट है कि इस सब्जेक्ट में से इतने मार्क आते हैं। क्योंकि अगर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन आ रहे हो, उसको तुम 10 दिन दे रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर कोई सब्जेक्ट में से 30 या 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको तुम 10 दिन दे रहे हो, तो ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले मार्क लिख लिए थे कि किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। कि भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो भाई दो पार्ट में फिल्म रही थी हमारी। फर्स्ट पार्ट 150 मार्क का, दूसरा पार्ट 150 मार्क का। और जो फर्स्ट पार्ट 150 मार्क का जो रहता है ना, उसमें आते हैं नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में गिने तो हमारे फर्स्ट से थर्ड ईयर तक के सब्जेक्ट, एनाटॉमी हो गए, फिजियो हो गए, बायोकेमिस्ट्री हो गए, माइक्रो, पैथो, फार्मा, एफएमटी के सब्जेक्ट हो गए नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट। उसमें से कैसे कैसे मार्क करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कि भाई एनाटॉमी है तो 15, ये सब जो पहले जो सब्जेक्ट है ना, ये सब फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है। तो उसमें से मैंने लिखा है कि कितने मार्क आते हैं सब में से। और उसके बाद वो भी है पीडिया और डर्मा जो है ना, वो क्लिनिकल सब्जेक्ट है पर आते हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो उसके भी कितने मार्क है वो भी मैंने लिखे। फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा फिर 150 मार्क का। जो 150 मार्क का जो पार्ट होता है ना हमारा, उसमें आते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट, सर्जरी हो गई, ओबीजीवाई हो गए, ईएनटी, मेडिसिन, ऑप्था, ऑर्थो, एनेस्थेसिया, साइकेट्री और रेडियो। ये सब हो गए हमारे दूसरे पार्ट के। और इसमें मेन क्या है कि भाई सर्जरी, ओबीजी और मेडिसिन, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट में से 30 या 35 क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसके भी मैंने इधर मार्क लिख दिए कि इसमें से कितने मार्क कितने आते हैं ना, सब वगैरह। तो सब आप देख लीजिए कि भाई जो फर्स्ट पार्ट में कितना ध्यान देना है और दूसरे पार्ट में कितना ध्यान देना है। हमारी मेन गलती ये रही थी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है ना, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, उसमें हमने कम ध्यान दिया था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा वीक था। जो भी हमारे भाई मेरे 172 मार्क एफएमजी में,
और इसके 182 मार्क है। हमारे और ज्यादा भी हो सकते थे अगर हमने फर्स्ट पार्ट में ज्यादा ध्यान दिया होता तो मेरी सजेशन ये रहेगा, जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है ना, एनाटोमी, पैथो, फिजियो, जो भी है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करना, तो आपके मार्क ज्यादा आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने हमारी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी, तब हमने सीधा जंप किया था सर्जरी सब्जेक्ट से। हमको लगा कि नहीं भाई, बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, चलो उसको पहले मास्टर करते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स का हाँ आता है। लेकिन वो हमारी एक देखे तो गलती थी उस टाइम पे। लेकिन फिर बाद में जाके हमको रियलाइज हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट आता है वो मोस्टली नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसका प्रिडिक्शन रेशियो, और आपको क्या बोलते हैं कि एग्जाम से पहले ही आपको क्वेश्चन पता होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो हर बार एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो हमारी गलती वहीं पे ज्यादा हो गई। जैसे कि हमने बायोकेमिस्ट्री है, और बायोकेमिस्ट्री इज वेरी प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट। सब लोग डरते हैं कि बायोकेमिस्ट्री बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, लेकिन उनका फिक्स एक पैटर्न होता है कि हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछते ही है वो हर बार निकल भाई। वो तो जैसे कि ग्लाइकोलिसिस का एक क्वेश्चन आएगा, या फिर क्या ग्लाइकोलिसिस स्टोरेज डिसऑर्डर का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब वो 6 डिसऑर्डर है, उसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो फिर क्या बोलते हैं, वो एक अच्छा प्रिडिक्ट हो सकता है आपके लिए। और एक बात याद रखना, अगर आपका फर्स्ट पार्ट अच्छा गया एग्जाम में, तो सेकंड पार्ट में आपको कॉन्फिडेंस 100% आएगा। और फर्स्ट पार्ट में हो सके उतना कम ब्लेंडर कीजिए, क्योंकि वो सब एक नॉन क्लिनिकल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें ना ही कोई क्लिनिकल सिनारियो ज्यादा आते हैं निखिल भाई। और जैसे कि हमारी एग्जाम थी, तो हमारी एग्जाम में क्या हुआ था कि फर्स्ट पार्ट था वो बहुत हार्ड था। अब पूरे रूम पे ऐसा सन्नाटा छा गया था कि भाई सब लोग रोना, मोस्ट ऑफ लोग समझ गए थे कि भाई हमारा नहीं होने वाला इस टाइम। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा था कि भाई कितना भी हार्ड पेपर आए, एक पैटर्न आएगी, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, वो हम सही करेंगे, जो हमको आता है वो हम गलत नहीं करने वाले। तो हमारा उस वजह से मेरा जब एग्जाम खत्म हुआ, तब मैं और निखिल एक ही लैब में थे। तो मैं गिनता था दिमाग में कि भाई मेरे एक क्वेश्चन ये मेरे को 100% आता है। ऐसे गिन गिन के मैंने 150 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गए थे कि नहीं भाई मैंने सही कर लिए। मेरा एग्जाम खत्म हुआ, तुरंत निखिल का भी खत्म हुआ। मैंने वहां लैब में बोल दिया कि मार्क्स अभी 150 से ऊपर तो आ ही जाएंगे, रिजल्ट कब भी आए, जितने भी मार्क्स आए 150 से ऊपर तो हमने सही कर ही दिए। तो पूरी लैब हम दोनों के सामने देख के हंसने लगी थी तब। और जब हम नीचे निकले, तब बहुत मातम छाया हुआ था सच में। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मोस्ट फोकस करते हैं भाई हम सब पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, लेकिन एट दी एंड वो ब्लेंडर ही है एक तरीके से। तो एक छोटे सोर्स पे अच्छे से फोकस करो आप। तो निखिल भाई, आपकी हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी आपने सोर्स यूज किया था, और कौन कौन से रेफरेंस वीडियोस आपने यूज किए थे? कृपया अपने दोस्तों को बताइए अभी। मैं बताने से पहले एक बात बता दूं कि भाई जब हमारी एग्जाम हुई थी ना, तो हम साथ में ही थे, एक ही लैब में थे, कंप्यूटर लैब में, मैं और निमेश। फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, तब लगा कि भाई 75-80 तो आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे आए तो बहुत लोग तो रो रहे थे नीचे कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया। हमें ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि दूसरा पार्ट बाकी है, और हम दोनों जो मास्टर है ना, दूसरे पार्ट में मास्टर है। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है ना, उसमें सर्जरी, ओबीजीवाई, ऑप्था, ईएनटी, इसमें मास्टर है कि पेपर कहीं से भी क्यों निकल जाए, कोई भी क्यों ना निकाल ले, उसमें हम सही करेंगे। कॉन्फिडेंस था, तो हमें कोई दुख वगैरह कुछ था नहीं। दूसरे पार्ट में गए, और दूसरे पार्ट से जब बाहर निकले ना, तो हम दो और एक हमारे साथ और एक दोस्त था, हम 3 लोग थे, और तीनों लोग ही हंसते हंसते बाहर आए। और हमारे मम्मी पापा वगैरह सब पूछ रहे, तुम तीनों हंस क्यों रहे, बाकी सब तो रो रहे, सब दुख व्यक्त कर रहे, भी क्या हो गया। तो हमने बोला हमें तो मजा आ गया भाई, हमारा कोई दिक्कत नहीं था सेकंड पार्ट में। पर रियलिटी ये थी कि सेकंड पार्ट बहुत लेंथी था, बहुत लेंथी मीन्स 5-6 लाइन का क्वेश्चन था, और 4 ऑप्शन भी 2-2 लाइन के 4 ऑप्शन थे। आपको क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट लग जाएंगे। पर हमारी प्रिपरेशन थी इसलिए दिक्कत नहीं थी, पर हम हंसते हंसते बाहर आए। बाकी तो भाई बहुत माहौल वो था। पर अगर आप, मैं जो सोर्स बता रहा हूँ उस सोर्स पे फोकस करो, और आप करो, हो जाएगा भाई, दिक्कत नहीं है। हमारा तो भाई सेकंड पार्ट अच्छा था, फर्स्ट पार्ट अच्छा नहीं था, पर इसलिए हमने वो गलती की। आप लोगों मत करो, फर्स्ट पार्ट अच्छे से करो, सेकंड पार्ट तो अच्छे से हो ही जाएगा, तो आपके मार्क बहुत अच्छे आ जाएंगे, और एफएमजी भी हो ही जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि निखिल भाई ने बताया कि भाई एफएमजी है ना, एक ऐसी एग्जाम है जहां पर आपका इंग्लिश का भी टेस्ट लिया जाता है। हमारे सेकंड पार्ट में कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसकी लैंग्वेज हमको समझ ही नहीं आ रही थी। हम भाई गुजराती मीडियम वाले हैं भाई, गुजराती मीडियम में पढ़े, इतना इंग्लिश हमको ज्यादा क्या बोलते हैं कि पकड़ नहीं है उससे। तो हमारे लिए वो भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई बज़वर्ड्स करके होता है, वो हमें अच्छे से किए थे तब। तो हमको पूरे क्वेश्चन में कुछ भी लिखो, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता था सच में निखिल भाई। मैं वो एक
बोलते हैं ना कि पैटर्न ढूंढ रहा था हर क्वेश्चन में कि ये दिखा तो इसका आंसर यही आएगा। मैंने पूरे एग्जाम में यही किया है सच में। और एक सच में बात बताता हूँ, ये सब करते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे, जब आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर टाइमर चल रहा होगा और बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, तब आपके कॉन्सेप्ट कहीं काम नहीं आने वाले। ये फैक्ट है। कोई कितना भी बोले कि भाई कॉन्सेप्ट रखो, नहीं भाई, आपने जो पढ़ा उस पे आपका 100% यकीन और आपके बज़वर्ड पे आपका कंट्रोल आपको एग्जाम इजीली पास करवा देगा। जो पीवाईटी है वो आपको मतलब हार्ड टू लर्न करना है, उसको इतना पक्का कर लेना कि पीवाईटी में से आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई। और पीवाईटी मेक एंड ब्रेक है एफएमजी एग्जाम के लिए। निखिल भाई हमें बताएंगे कि हर सब्जेक्ट में उन्होंने कैसे अप्रोच की, मतलब हम दोनों ने मोस्ट ऑफली यही पैटर्न फॉलो किया था एग्जाम पास करने के लिए। भाई तो चलिए निखिल भाई। ये जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे की थी, वो मेरी पर्सनल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई चेंजेस लगे तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने किया वही फॉलो करे, ऐसा नहीं रहता। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, सबके अपने अपने जो फेवरेट टीचर रहते हैं वो टीचर रहते हैं। तो भाई जो मैंने सब्जेक्ट किए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई टीचर अलग है तो ऐसा नहीं कि भाई उसने वो किया था वो किया था, ऐसा नहीं। आपने जो किया वो उस पर डटे रहो। निमेश ने अलग किया था तो वीडियो भी दूसरा भी बनाएंगे कि निमेश ने कौन सा सोर्स यूज किया था, ठीक है। ये जो वीडियो है उसमें मैंने जो सोर्स किया था वो मैं बता रहा हूँ आपको। और मोस्ट ऑफ हर सोर्स में हम आरआर ही प्रीफर किए थे हम दोनों, कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसका हमने मोस्ट आरआर ही कंज्यूम किया था ना। कोई भी मेन वीडियोस हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे हमने टाइटल भी नहीं पढ़ा है मेन वीडियोस का, हमारे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो निखिल भाई अभी स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी से। हाँ भाई, एनाटॉमी में मैंने अजम सर से किया था रिपीट रिवीजन फ्रॉम प्री पेडर, ठीक है। फिर मैंने फिजियोलॉजी किया था श्री तेजा सर है यूट्यूब से। फिर बायोकेमिस्ट्री किया था प्रियांश जैन सर, रैपिड रिवीजन फ्रॉम टेलीग्राम। फिर मैंने फार्मा किया था गोविंद सर, आरआर में, ये आरआर है उसका यूट्यूब में है। फिर पैथोलॉजी प्रीति मैम से आरआर किया था यूट्यूब से, प्लस मेरो का रैपिड रिवीजन किया था। फिर माइक्रो, पीएसएम, एफएमटी, पीडिया, डर्मा, मैंने सबका लिखा है उसमें भी, मैंने कौन से कैसे कहाँ से किए थे। वो फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट बता दिए 150 मार्क वाले। उसके बाद आता है दूसरा मार्क क्लिनिकल सब्जेक्ट, फिर से 150 मार्क। उसमें सर्जरी, ओबीजीवाई, मेडिसिन, ईएनटी, ऑफ्था, ऑर्थो, एनेस्थेसिया, साइकेट्री और रेडियो सबके मैंने दिखा दिए। इसमें भी लिखा भी है कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट किस में से किया था, कौन से सोर्स से किया था, किस टीचर से किया था और कहाँ से किया था, सब मैंने इसमें लिखा है इसमें, ठीक है। तो अभी जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ईएनटी, एफएमटी, ऑप्थाल्मोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, ये सब्जेक्ट्स क्या बोलते हैं, इजी टू लर्न एंड इजी टू अप्लाई होते हैं। जैसे कि एफएमटी का क्वेश्चन आप पूरे 300 क्वेश्चन में से आप इजी इजी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं ये क्वेश्चन एफएमटी का ही है। इसके अलावा अगर आप देखो तो फिजियोलॉजी या फार्मा हो गया, तो वो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कोई मेडिसिन का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो जैसे कि। तो ये 4 सब्जेक्ट्स है जिन पे आपको बहुत फोकस करना है। और ये इन चारों सब्जेक्ट की शायद आप पेयर बना के पढ़िए कि अगर आपने एफएमटी किया तो उसके साथ उसी दिन ईएनटी या फिर ऑप्थाल्मोलॉजी साथ में ही रिवीजन कर लीजिए। आपके आप अपनी तरीके से पेयर बना सकते हैं, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। जो बच्चे फंसे रहते हैं 140 या फिर 145, वो क्रॉस करने के लिए आपको ये 4 सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो उसमें से 15 क्वेश्चन है तो उसमें से 13 क्वेश्चन बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं सर, कि आपने 13 क्वेश्चन आपको पहले से ही पता होंगे कि नहीं भाई एक ईएनटी का एक ग्राफ आने ही वाला है या फिर कोई एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हर बार होता है और ये हर बार आपको करना ही चाहिए कि इस पे ज्यादा फोकस रखे। अगर आप फंसे हो कहीं पे 140 या 145 पे, और जो आप लोगों को लगता है कि भाई चलो छोटे छोटे सब्जेक्ट डर्मा हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, वो भी मेक एंड ब्रेक होते हैं क्योंकि उनके भी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप फास्ट रिवाइज कर सकते हो। तो उस पर फोकस दीजिए, ऐसा नहीं कि भाई चलो मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया। कुछ मत छोड़ो भाई, 19 के 19 सब्जेक्ट एक बार आपके आंखों के सामने से जाने ही चाहिए। ना ना करे भगवान और एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको चलो 149 होए, आपने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कोई डर्मा का क्वेश्चन, आपने कोई फाइंडिंग देख ली और आपका सही हो गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा आपके लिए कि आपने भाई एग्जाम पास कर ली है। तो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अभी कुछ और सब्जेक्ट भी है जिसका आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो अभी निखिल भाई आपको बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको इंटीग्रेशन वे में अच्छी तरीके से पढ़ना है।
तो इंटीग्रेशन में भाई सब तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकता पहली बार, ठीक है। तो जो जो कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कौन से करने हैं। तो आप देखिए कि भाई एनाटॉमी जब करो ना, एनाटॉमी एनाटॉमी और ऑर्थोपेडिक दोनों साथ रहेंगे, ठीक है। कि भाई क्योंकि एनाटॉमी में जो आता है ना सेम टू सेम ऑर्थोपेडिक्स में आता है। कि ऑर्थोपेडिक्स में क्या आता है भाई, कौन सी नर्व इंजर की, कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, और फ्रैक्चर की वजह से कौन सी नर्व इंजर हुई है। तो पहले एनाटॉमी करो, उसके बाद ऑर्थो करो, बेस्ट रहेगा कि आपका काम आधा हो जाएगा और इजी हो जाएगा। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी, फार्मा, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट आप पहले करो। या 5 सब्जेक्ट करोगे ना तो आपका मेडिसिन 50 या 60% कवर है, हो जाएगा, कंफर्म है। कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म मीन्स कंफर्म है भाई, मेडिसिन इस सब चीजों से ही बना है। तो ये 5 सब्जेक्ट आप पहले करो, उसके बाद हो जाता है। मैं इसको बताया था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना तब निमेश को कि भाई मैंने 5 सब्जेक्ट किए और मैंने डायरेक्ट जो मेडिसिन है ना उसके पे ही सॉल्व करना स्टार्ट किया। तब मैं निखिल को बोलता था कि नहीं भाई मेडिसिन कर ले भाई, हाँ, लेकिन वो उसने अपने तरीके से किया और उसको उसमें एक्सपर्ट हो गया था। निखिल जब जीटी देता था तब उसके स्कोर 220, 250, 215, 200 वो आसानी से कर लेता था। जब मैंने तब भी बोला था उसको कि भाई फिर भी मेडिसिन अलग से कर ले, तो वो बोलता था कि नहीं भाई मेरे अच्छे से हो रहे हैं क्वेश्चन, तो फिर मैं अभी टाइम वेस्ट क्यों हाँ, करूं इस बात पे। टाइम नहीं था जबकि ना ये। मेरा उल्टा था कि मैं ऐसा मानता था कि पहले मेडिसिन कर लेता हूँ बाकी के सब्जेक्ट बाद में देख लूंगा, क्योंकि मैं मार्क्स का भूखा था उस टाइम पे कि भाई मेडिसिन अकेले से 30-35 मार्क्स आते। फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई अपना टाइम बचाना भी चाहिए। उसके जगह मैंने अगर ये 6 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए थे तो आसानी से मैं 200 पार हो जाता। हाँ, लेकिन होता है कभी कभी मिस्टेक से ही आप लोग भी सीखेंगे कि हमने जो मिस्टेक की वो आप ना करो अपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। वही तो तो ये तो। इंटीग्रेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो जहां हो सके वहां दो सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कीजिए। जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स है उसमें मोस्ट ऑफ फ्रैक्चर्स आते हैं, उसमें नर्व इंजरी का हर क्वेश्चन आता है एक बार। आता ही है। एनाटॉमी से उन्होंने शायद एक्सरे उठाया होगा या फिर एनाटॉमी में से अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब का कोई एक फ्रैक्चर उठा के पूछ लिया होगा कि कौन सी नर्व इंजर है, या एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन इज स्मार्ट चॉइस, मैं ऐसा बोलूंगा, हर बार बोलूंगा ये चीज। और उसके बाद आते हैं ओबीजीवाई और पीडियाट्रिक। क्योंकि ओबीजी और पीडियाट्रिक आप तो समझ गए होगे आराम से कि भाई ओबीजीवाई प्लस पीडियाट्रिक। क्योंकि पहले आप ओबीजीवाई करना, उसके बाद पीडियाट्रिक करना, क्योंकि बेस्ट रहेगा। पीडियाट्रिक का काम आधा हो जाएगा, इतना करना रहेगा। कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन वाला जो बता रहा हूँ ना उसमें क्या होगा कि ये 5 सब्जेक्ट भी हो जाएंगे आपके और मेडिसिन भी आधा हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ये 5 सब्जेक्ट पहले करना, उसके बाद मेडिसिन करना, क्योंकि उसको में आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। और पीडियाट्रिक्स की भी बात करें हम निखिल भाई, तो पीडियाट्रिक्स में भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है नियोनेटोलॉजी, वैक्सीन और जो इन्फेक्शियस डिसीज है चिल्ड्रंस में, हाँ, उस पर ज्यादा ध्यान देना। ना कि आप कहीं पे भी जाके पढ़ने बैठ जाओ कि सीवीएस इन पीडियाट्रिक्स, भाई वो सब चीजें कवर होती है मेडिसिन में, वो भी अच्छे से डिटेल में कवर होती है। फोटो आती है एक एक्सरे वाली। हाँ, और पीडियाट्रिक्स में आप नियोनेटोलॉजी और जो वैक्सीन का पार्ट है और क्या बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, वो आप अच्छे से कर लो, वो ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन कवर करेगा एग्जाम में आराम से आराम से। तो पीडियाट्रिक्स मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिस्टम वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो मेडिसिन में 100% आता है। कोई भी एक ऐसा डिसीज नहीं होगा पीडियाट्रिक्स का जो मेडिसिन में ना आता हो, मतलब पता चला। तो पीडियाट्रिक्स में इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। अभी निखिल भाई अपना डेली रूटीन बताएंगे कि भाई वो कैसे उनका प्रिपरेशन डे दिखता था, या फिर कैसे आप भी प्लान कर सकते हो अपना डेली रूटीन। डेली रूटीन तो बाद में देखते, पहले देखते रिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। कि वो इम्पोर्टेंट है ना। डेली रूटीन तो अभी लास्ट, पहले रिवीजन तो बता दे कैसे करें डेली रूटीन, उसके बाद फॉलो करेंगे। कोई बात नहीं, आप रिवीजन बताइए। रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही थी, आपने कितनी बार रिवीजन किया, कहाँ से एमसीक्यूज किए, कितनी बार जीटीज दी। हाँ वही तो, पहले मैं रिवीजन का बता देता हूँ, ठीक है। कि रिवीजन आप कैसे करें। तो रिवीजन में आप भी देखे कि भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इंडिया आने के बाद जो हमारे 5-6 महीने रहते हैं ना, जनवरी जो आएगा एग्जाम उसके बता रहा हूँ। अगर आप 5th ईयर में हो, 6th ईयर में हो, 4th ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। मैंने जो बताया ना नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट और क्लिनिकल सब्जेक्ट, उस सीक्वेंस आप स्टार्ट कर दो रैपिड रिवीजन। एनाटॉमी से ही स्टार्ट करो, मैं तो बोल रहा हूँ। आपका भी कोई अभी कुछ भी चल रहा हो, अगर आप मेन वीडियोस कर रहे हो, वो पता है कि आपसे नहीं होने वाले, तो आप रैपिड रिवीजन पे स्विच करो। हम तो बोल रैपिड रिवीजन ही करो, एनाटॉमी से ही करो।
हाँ एनाटॉमी हो गया, करो। फिर बाद में फिजियो हो गया, बायोकेमिस्ट्री, इसी लाइन पे पढ़ो, क्योंकि शायद सिस्टम ने भी सोच के ही ये ऑर्डर बनाया होगा और वो उसी तरीके से फॉलो करता हाँ है एग्जाम में भी, वही तो। कि आप अगर एनाटॉमी अच्छा हुआ तो आपका सर्जरी अच्छा हो जाएगा, ऑर्थोपेडिक्स अच्छा हो जाएगा, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी अच्छा हुआ तो आपका मेडिसिन वगैरह अच्छे से कवर हो जाएगा। तो वही फॉलो कीजिए, वही सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कोई भी हो तो आप वो रैपिड रिवीजन स्टार्ट करें, जो मैंने दिखा है नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में रैपिड रिवीजन स्टार्ट करें। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो लास्ट 6 महीने की बात कर रहा हूँ, तो आप ये सोच के फिफ्थ ईयर में आप ये 6 महीने वाली स्ट्रेटेजी फॉलो मत करना, ठीक है, इसके लिए नहीं है। ये सिर्फ जो आप डेडिकेशन पीरियड होता है एफएमजी के लिए 6 महीने का, उसमें आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हो तो ये फॉलो करिए, आप 100% निकल ही जाओगे। मतलब आपका बेसलाइन नॉलेज होना चाहिए निखिल भाई, ये भी नहीं कि आप पहले वहां कुछ पढ़े नहीं और इधर आके सोच रहे हो कि भाई हम 19 सब्जेक्ट एक ही दिन, एक ही 6 महीने में खत्म कर लेंगे। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल थिंग। अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, अगर आपने वहां यूनिवर्सिटी में थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ आके आप एक 6 महीने की प्रिपरेशन में एफएमजी नहीं निकाल सकते, ये फैक्ट है। हाँ यार, आपको कोई भी कोचिंग वाला कुछ भी बोले, आपका दिमाग हैंडल ही नहीं कर पाएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन वो डाल ही देंगे, इतना वो ओवरफिट कर देते हैं भाई बच्चों को। मैंने देखा है, मेरे दोस्त था जो दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा था, नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का, सॉरी, उसके पास इतनी क्या बोलते हैं बुक्स थी, वो भी वर्क बुक्स, वहां बैठ के लिखना है आपको और वो ही रात में आपको आपके रिवाइज करना है। सर्जरी के 600 पेज थे उसमें, कौन सा बच्चा सर्जरी के 600 पेज रिवाइज कर सकता है? और एंड में आके फिर वो क्या पढ़ाते हैं? रिवीजन। और बच्चे क्या पढ़ते हैं? रिवीजन। तो अब पहले से ही रिवीजन पढ़ लो ना भाई, क्या है, पहले ही बोल चुका, कॉन्सेप्ट से आपके 10 क्वेश्चन सही होंगे, पैटर्न और अंडरस्टैंडिंग से आपके 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पता चला? तो उस तरीके से आप रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आसानी से आपका एफएमजी निकल ही जाएगा। बताइए निकल भाई। जो बच्चे अभी एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले, 6th ईयर खत्म हो गया, कॉन्वोकेशन हो गया, डिग्री मिल गई, उसके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। बाकी सबको जो मैंने बोला रैपिड रिवीजन ही करना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना है। और बेस्ट एडवाइस ये है कि जब आप 4th ईयर में हो ना, कोई भी फॉरेन कंट्री में हो, रशिया हो, जॉर्जिया हो, किर्गिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, बेलारूस हो, कोई भी कंट्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 4th ईयर में आओ ना तो एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वो सिंपल है कि आप जो सोच रहे कि 1 साल में प्रिपरेशन हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो आप? अरे कई लोगों का हो भी जाता है तो उसका वो नसीब होता है, उसके लक होता है भाई, वो लोग हो जाते हैं कि 155, 165, 160 गिने तो भाई 151 से भाई 160 तक गिन ले तो भाई, और लक भी होता है, लक बेस ज्यादा होता है उसमें। हाँ, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते ना कि भाई हमारा लक काम करे, उस दिन हमारा लक ना काम करे, समझ रहे हो? हमको तो लगा भी हमारा एक भी तुक्का मारा हुआ एमसीक्यू, मेरा तो सही नहीं हुआ था भाई एग्जाम, समझ रहे हो? वो बात होती है, सब लक की होती है कि भाई 151 से 160 तक। मोस्टली ऐसा नहीं बोल रहे कि जिस बच्चों के मार्क 151 से 160 है सबका लक है, ऐसा भी नहीं है। बहुत लोगों का हार्डवर्क ही रहे, बहुत नहीं, मोस्टली लोगों का हार्डवर्क होता है और बहुत लोगों का लक भी होता है। तो हम डिसाइड, वो चीज हम डिसाइड नहीं कर सकते ना कि हमारा लक हो गया, हमारे हार्डवर्क होगी, तो हमको 160 प्लस की मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात बता दो निखिल भाई, लोग सोचते हैं कि एफएमजी पास करने के लिए 150 मार्क्स चाहिए। मेरी एक ही सोच है कि एफएमजी पास आप 165 मार्क्स पे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 165 मार्क्स आपको एक ऐसी एग्जाम के दरवाजे खोल देगी जो बहुत आसान है पास करना और बहुत प्रिडिक्टेबल एग्जाम है, नीट पीजी से भी। मैं बात कर रहा हूँ आईएनआईसीईटी की। अच्छा, आईएनआईसीईटी एक ऐसा एग्जाम है जहां पीवाईक्यू बेस बहुत बहुत हाई होता है। जैसे कि पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं तो 120 क्वेश्चन हर टाइम पीवाईक्यू या पीवाईटी होते हैं, और उसमें अगर आपने 150 करेक्ट कर लिए तो आपका रैंक ऑल इंडिया 1 से 150 तक आ जाएगा। पता चला? मतलब बहुत प्रिडिक्टेबल एग्जाम है वो। तो आपका टारगेट वही होना चाहिए कि मेरे को आईएनआईसीईटी देनी है। क्योंकि अगर मैं बताऊं तो जो बच्चे जनवरी में कंप्लीट करेंगे क्या बोलते हैं अपना एफएमजी, तो उनका अगले साल जून तक आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा। आईएनआईसीईटी आती है मई में, तो आपका वो बेस्ट ट्राई रहेगा कि आप अपने इंटर्नशिप खत्म हो उससे पहले आपके पास एक पीजी की सीट हो। वो सबसे बढ़िया आइडिया रहता है। और बच्चे सोचते हैं कि हमें 150 लाना है, नहीं भाई, दिमाग में रखो 250 लाना है। 250 का टारगेट रखोगे तब जाके 180-90 का स्कोर होगा आपका। अगर आप सोच रहे हो कि 150 के लिए हम प्रिपेयर करें तो भाई नहीं,
इतना छोटा माइंडसेट भी मत रखो और इतना छोटा टारगेट भी मत रखो, तो 130 पे ही अटक रह जाओगे। ये सिंपल बात है, ये फैक्ट है। मैंने जितने जितने बच्चों को पूछा है कि भाई कि क्या टारगेट है, क्या टारगेट, मेरे को तो सिर्फ 150 लाने हैं, सब फेल हुए। अरे ऐसा इसका तो टारगेट था 250, मेरा टारगेट भी था 250, हम दोनों का 170 मार्क्स आए एवरेज की देखे तो। इसलिए टारगेट हाई रखो भाई, टारगेट हाई रखोगे तो आप मेहनत हाई करोगे, और वो बहुत अच्छे चांस रहेंगे कि आप एग्जाम पास कर जाओ, समझो। तो अभी निखिल भाई रिवीजन स्ट्रेटेजी बताएंगे। बहुत सारी बातें होती है भाई ऐसे कि हम, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है कि भाई हम सब बता रहे हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और क्या बोलते हैं, एक बिना स्क्रिप्टेड का इंटरव्यू चल रहा है हमारा, कुछ कोई नहीं स्क्रिप्ट है। नहीं, हमने कुछ लिखा नहीं है। ये तो उसने जब प्रिपेयर कर रहा था तब उसमें जो स्ट्रेटेजी बने वो अभी हम रिव्यू कर रहे हैं आपके आपको लिए, आपको कि आपको मजा। ये फॉलो कर सकते हो, बहुत इजी इजी काम है, इसीलिए बनाया है, और तो इसीलिए कुछ बनाया बना ही हमने। नहीं है। इसीलिए तो मैं बोला कि भैया फोर्थ ईयर में आओ ना, जब आप कोई भी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्ट कर दोगे ना तो मजा आएगा, कि लास्ट में जब पहुंचोगे ना तो आपको लगेगा भाई कुछ तो किए हमने, कुछ तो हाँ। आता है। वरना भाई बहुत हार्ड हो जाता है। तो फोर्थ ईयर से स्टार्ट कर दो। अभी मैं दिखा रहा हूँ 6 महीने की स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो की थी। तो मैंने क्या किया था कि भाई पहले 2 महीने में है ना सभी सब्जेक्ट एक बार खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि ओनली रैपिड रिविजन ही करना है, ठीक है। हो गए। उसके बाद आता है पहला रिवीजन। पहला रिवीजन आपको 1.5 महीने में खत्म करना है। 1.5 महीने में खत्म हो जाने के बाद आपको स्टार्ट करना है दूसरा रिवीजन। दूसरा रिवीजन 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। और तीसरा रिवीजन 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। और जो लास्ट फोर्थ रिवीजन रहता है ना, वो एग्जाम के पहले करना होता है। जब एग्जाम होती है उसके 10 दिन पहले आपको फोर्थ रिवीजन करना है, लास्ट रिवीजन करना है। क्योंकि लास्ट के 10 या 15 दिन में जो आप पढ़े रहते हैं ना, आपकी रिसेंट मेमोरी में आता है। और आप जो एग्जाम लिखते हैं ना, जब वो आपकी रिसेंट मेमोरी में से एग्जाम लिखते हैं, आप वो समझ तो रहे हो। मैं तो हर बार ही बोला हूँ, हमारा जब कन्वर्सेशन होता था, कन्वर्सेशन होता था, तब मैं बोलता था कि जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा रिवीजन किए और जिसने भी लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा रिवीजन किए, वो बच्चा सिलेक्ट हो ही जाता है हर बार। उनका पास होना फिक्स ही रहता है 99.9% तक, क्योंकि आपकी रिसेंट मेमोरी से तुरंत जवाब निकलते हैं, आंसर तुरंत निकल जाते हैं दिमाग से कि भाई ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये मैंने ये तब तक पढ़ा था। ये बहुत और इंपॉर्टेंट हर बात है बार, वो। और हर बार जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब रिवीजन का टाइम इनटू हाफ करते जाना है। जैसे कि इसका पहला रिवीजन 2 महीने में हुआ था, उसके बाद 1.5 महीने, फिर 1 महीने, फिर 15 दिन, फिर लास्ट के 10 दिन आए। तो रिवीजन टाइम आपका हर बार कट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने चलो पहले पढ़ रहे हो तब 2 महीने लगाए, दूसरी बार पढ़ रहे हो तो उसके भी 2 महीने लग रहे, तो वो आपको कहीं ना कहीं आप चोक कर रहे हो। वो फाइंड करो और उसको इम्प्रूव करो आप, कि भाई मैं कैसे ये टाइम कट करता जाऊं, हाफ करता जाऊं हर बार। और उसके लिए आपको रैपिड रिवीजन अच्छी तरीके से मास्टर करना होगा। कि अभी एक पेज खोला हमने, तो उस पर टॉपिक हमने देखा कि भाई चलो एमनोरिया हो गया, तो उसको आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि उसमें ये डिसीज आते हैं, इसकी ये फाइंडिंग है, चलो पता, पेज पलटो। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। 2 रिवीजन तक ठीक है कि चलो आपको थोड़ा नहीं पता होगा तो चलेगा टॉपिक में से, लेकिन जब थर्ड या फोर्थ चालू करते हो आप रिवीजन, तो आपको टाइम डेफिनेटली हाफ टू करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, वो कर लेगी और क्या थोड़ा। पर मैंने जो मेन बोला ना, वो लास्ट रिवीजन आपके एग्जाम के 10 दिन पहले होना ही चाहिए। मैंने कैसे बोला कि आपकी मेमोरी होती है एक टाइप की, उसको बोलते हैं रिसेंट मेमोरी। और जो रिसेंट मेमोरी होती है वो ना, वो 15 दिन या 10 दिन की होती है रिसेंट मेमोरी। अगर आप रिसेंट मेमोरी में से पढ़ोगे, मीन्स आपने 10 दिन, लास्ट 10 डे रिविजन किया है, तो आता है आपकी रिसेंट मेमोरी में। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि रिसेंट मेमोरी होते हैं 15 दिन या 10 दिन की। तो आपके लास्ट जो 10 या 15 दिन पड़े हैं ना, उसमें से आप एग्जाम के क्वेश्चन टिक करोगे। तो आप वो ये चीज तो याद रखी ना कि भाई लास्ट के 10 दिन में मेरे को रिवीजन करना 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 ही है, क्योंकि आप एग्जाम उसमें से ही लिखने वाले हैं। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। और उसके बाद आते हैं लास्ट के 15 दिन जब बचते हैं एग्जाम के, तो आपको जीटी नहीं देनी है और एमसीक्यू नहीं करने। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई एमसीक्यू करो और जीटी भी दो, ठीक है। तो आप, भाई मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई लास्ट के 10 या 15 दिन है ना, आपको नहीं करनी है। क्योंकि भाई उसमें ऐसा रहता है कि अगर आप लास्ट के 10 या 15 दिन में जीटी देते हैं, तो अगर गलती से आपके मार्क बहुत कम आ गए कि भाई 130 आ गए, 140 आ गए, तो आप डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है, नेगेटिव सोचोगे ना आप। वो तो बात तो भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लास्ट के 10 या 15 दिन नो नो जीटी जीटी नो नो एमसीक्यू, एमसीक्यू, ओनली रट्टा। ओनली ओनली रट्टा, ओनली रट्टो ओनली भाई, रट्टा रट्टो भाई, ठीक है, सिर्फ रट्टो। क्योंकि उसमें से एग्जाम लिखनी है, क्योंकि एमसीक्यू कोई जो ऐसा
छापा हुआ नहीं आएगा ना कि एमसीक्यू छापा हुआ, कोई एमसीक्यू आता ही नहीं है। पीवाईक्यू कोई भी रिपीट नहीं हुआ था, पीओटी होते पर पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो लास्ट के 10 दिन नो जीटी नो एमसीक्यू, भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है तो आप कर सकते, पर हम दोनों ने ये सब किया था कि भाई लास्ट के 10 दिन हमें जीटी नहीं दी। हमारे अच्छे मार्क आ रहे थे जीटी में, ऐसे नहीं, हम 200 तक पहुंच गए थे जीटी में, फिर भी हमने नहीं दी थी। जब मैंने लास्ट जीडी दी थी निखिल भाई, तो मेरे को नेशनल मॉक टेस्ट थी मैरो की, तब उसमें मेरा स्कोर किया था 189। मेरा रियल एग्जाम में 182 आया है। निखिल भाई ने भी वैसे ही किया था, उनका भी एवरेज स्कोर 200 के आसपास था। तो हम स्कोर हमारा एक टाइम के बाद स्टेबल हो चुका था। फिर हमने सोचा कि भाई अभी कोई मतलब नहीं है जीटी देना, अगर हमने जीटी लास्ट में दी और वो स्कोर चलो 140 आ गया, एग्जाम हार्ड निकली, तो हम क्या करेंगे, हमारा मोरल टूट जाएगा। हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अभी 15 दिन है, जीटी नहीं देनी है, ना ही कोई एमसीक्यू क्या बोलते हैं कि मॉड्यूल करना है। हाँ, सिर्फ रिवीजन, रट्टा रट्टा, सिंपल है, रट्टा और कुछ नहीं भाई। 15 दिन रट्टे के लिए आप लिख लो कि भाई ये 15 दिन सिर्फ रटना है, कॉन्सेप्ट सब भूल जाओ भाई। कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि आपको वो चीज पहले से आती है, जब उसको इम्प्लाई करनी है, तो वो तो जब क्वेश्चन आएगा वो ऐसा कॉन्सेप्ट वाला, तो आप ऑटोमेटिकली सोच लोगे उस तरीके से। लेकिन जहां रट्टा वाला क्वेश्चन आया, वहां आप ब्लेंडर कर सकते हो। तो जो मेन थिंग है ना वो रिवीजन है, क्योंकि जितने रिवीजन करोगे ना उतना मार्क आएगा। कि ऐसा कि भाई कंटेंट कम रखो, बार बार पढ़ो, वो बात एकदम जबरदस्त है कि भाई तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितनी बार रिवीजन होगा, जितनी बार अच्छे से रिवीजन होगा, उतने मार्क बढ़ेंगे आपके। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी बता दो, सब बोलते भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि भाई दिन में एक मिनी टेस्ट करनी है और एक सब्जेक्ट टेस्ट करनी है। मिनी टेस्ट दोपहर के लंच के बाद करनी है एक मिनी टेस्ट, और जो सब्जेक्ट टेस्ट है ना वो मैं रात को करता था 12 से 1 बजे में। तो 30-30 एमसीक्यू की टेस्ट होती है, जो मिनी टेस्ट में भी 30 एमसीक्यू रहते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट में भी 30 एमसीक्यू रहते हैं। तो दिन के 60 एमसीक्यू हो गए। तो दोपहर को एक मिनी टेस्ट और रात को 12 से 1 बजे सब्जेक्ट टेस्ट। दिन में मैं 2 मॉड्यूल करता था सिर्फ। मिनी टेस्ट में सब मिक्स सब्जेक्ट आते हैं 19 के 19, और सब्जेक्ट टेस्ट में सब्जेक्ट फिक्स होता है, जो आपने सब्जेक्ट कर लिया है तो उसकी आप एमसीक्यू करिए। क्योंकि भाई और दूसरी चीज कि भी एमसी जब कोई भी सब्जेक्ट खत्म होगी, बाई चांस चलो हमने एनाटॉमी खत्म किया, तो उसके बाद आपको क्या करना है पता है। एनाटॉमी जब सब्जेक्ट खत्म हुआ ना, उसके बाद आपको एनाटॉमी के 5 साल के पीवाईक्यू करने हैं। क्योंकि 5 साल के पीवाईक्यू में तो 10 मॉड्यूल हो गए, तो आपको 10 के 10 मॉड्यूल सोल्व करना है। क्योंकि उस आप सोल्व करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि एग्जाम की पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस टॉपिक पे फोकस करते हैं, आपको समझ आएगा। तो जब आपका सब्जेक्ट कोई भी खत्म हो ना कोई भी, तो उसके बाद आपको उसके पीवाईक्यू करने हैं। सही बात है, क्योंकि एक बात याद रखो, पीवाईक्यू है ना, जो प्रीवियसली एग्जाम ले चुके वो क्वेश्चन है, वो एग्जाम का एग्जामिनर का माइंडसेट आपको दिखाती है कि वो कौन से टॉपिक को लाइक करते हैं, कौन से टॉपिक को 1-2 बार ही पूछ के छोड़ दिया उन्होंने। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आप टाइम वेस्ट करो भाई कोई भी रैंडम सी क्वेश्चन बैंक उठा के क्वेश्चन बैंक की मॉड्यूल करने में, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। और मेन चीज कि भाई एमसीक्यू मेरो के ही लगाना है, ठीक है। एमसीक्यू मेरो की एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहे ना हम, कुछ मेरो वाले ने हमको कुछ दिया कुछ ना, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी हम कुछ नहीं है। बट भाई हम बोल रहे कि एमसीक्यू मेरो से ही करने हैं, जीटी भी मेरो से ही करने हैं। क्योंकि मेरो की जो एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न है ना, वो सेम हमारी जो एफएमजी आती है ना, उसकी एमसीक्यू की पैटर्न की तरफ सेम रहती है। तो एमसीक्यू लैंग्वेज भी सेम रहती है उसकी बहुत। एमसीक्यू लगाओ भाई, मेरो के ही लगाओ, एमसीक्यू जीटी मिनी टेस्ट जो भी हो मेरो से ही लगाना, ठीक है। और यहाँ सोर्स का नाम ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एडवर्टाइज, और हम जो किए वही बोल रहे हैं, यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। और मेरो से एमसीक्यू करना वही बेस्ट है। फिर इसको बता देता हूँ जीटी कैसे करनी है, ठीक है। कि भाई जीटी भाई हम जीटी भाई मैंने पर्सनल बताऊं तो मैंने जब मैं उफा सिटी से मैं किया हूँ एमबीबीएस, तो मैं कभी जीटी नहीं दिया। इंडिया आया उसके बाद जब लास्ट के 2 महीने बचे थे ना, लास्ट के 2 महीने, तब मैं हर वीक जीटी देता था। और जब इंडिया आया तब मेरा पहला रिवीजन खत्म हुआ ना, तब पहली जीटी दी थी। उसके बाद जब लास्ट के 2 महीने बचे ना मेरे, तब हर वीक मैंने जीटी दी थी। मैंने उफा मीन्स रशिया में कभी एक भी जीटी नहीं दी, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन खत्म हुई नहीं थी। तो जीटी देने का मतलब नहीं है ना यार, कि जीटी दोगे मार्क कम आएंगे, ऐसे बोलोगे हो गया आपका डाउन हो सकता है। उसमें भी निखिल ने मेरे को एक बहुत बड़ी हेल्प की थी, सच बताऊं मैं जीटी के बहुत खिलाफ था। क्योंकि जीटी एक मेरे को टाइम वेस्ट जैसा लगता था, क्योंकि क्वेश्चन ना ही पल्ले पढ़ रहे ना ही हो रहे, तो मैंने सोचा भाई जीटी देके कोई फायदा ही नहीं है। तो जब मेरा 1 या 2 बार रिवीजन हो चुका, तब निखिल ने मेरे को बोला
ये तो जीटी देना स्टार्ट कर। तो फिर हमने जीटी देना स्टार्ट किया, तो वहां से मेरा प्रोग्रेस मेरे को सच में जीटी में दिखा कि नहीं भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आ रहे हो, आपने जो पढ़ा है वो हो रहा है, क्वेश्चन वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो रहा है, तो अच्छी बात है। थैंक यू निखिल। ये मैंने जीटी नहीं देता था, ये मेरे पे हवा करता था ऐसे, जीटी में टाइम वेस्ट है, कौन देगी भाई, इतना टाइम नहीं मेरे पास। मैंने बोला भाई जीटी दे, तेरे को पता चलेगा कैसे एमसीक्यू आ रहे हैं, और टाइम का भी पता चलेगा ना, टाइम मैनेजमेंट भी तेरा पता चलेगा ना भाई, एक एमसीक्यू में कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि जीटी मेरो की जो जीटी है ना, सेम टू सेम एफएमजी एग्जाम में कैसे आता है, सेम वही आता है, सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम एकदम। मेरो की जो जीटी है ना, लैंग्वेज भी वैसी आती है सेम टू सेम जो एफएमजी की एग्जाम रहता है वो। उसमें भी मैं तो रेकमेंडेड करूंगा कि जो मॉक टेस्ट है, नेशनल मॉक टेस्ट होती है मैरो की, वो आप टारगेट करो। हाँ, वो बहुत टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और एग्जाम में उससे भी एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन आते हैं। आपको लगता होगा कि भाई मॉक टेस्ट हार्ड है, तो रियल एग्जाम उससे भी ज्यादा हार्ड होती है। वो हमने एक्सपीरियंस कर लिया भाई, क्योंकि उसकी लैंग्वेज पहले ही बोल चुके भाई, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का भी आईएलटीएस का टेस्ट है आपका वहां पर। और जीटी भी आपको कहाँ देनी है, एप्लीकेशन में नहीं देनी है आपको, वेबसाइट पे देनी है। क्योंकि वेबसाइट में क्या रहेगा कि साइड में आपके जो पहला पार्ट रहता है तो 150 एमसीक्यू रहते हैं, 150 में भी 3 पार्ट होते हैं 50-50 वाले। तो 50 का पहला एक सेशन खुलेगा, उसमें आप जिसे क्लिक करोगे आंसर फिल करोगे ग्रीन हो जाएगा, छोड़ोगे तो हरा, तो रेड हो जाएगा। और अगर आप कुछ भी नहीं किए ना तो ब्लू रहता है, ऐसा कुछ है, मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दिया। सेम टू सेम जो पैटर्न एग्जाम में था ना, वही पैटर्न दिखता है आपको अपनी स्क्रीन पे। और एक बात याद रखना, रियल एग्जाम और घर पे देने वाली एग्जाम आप डिट्टो डी सिमुलेट करो। क्योंकि अगर एग्जाम 9:30 को चालू हो रहे तो आप घर पे भी 9:30 को ही एग्जाम स्टार्ट करो। ब्रेक आ रहा है 3 घंटे का या 2 घंटे का, तो आप ब्रेक भी लो। जो लंच करना है आपको, अगर फिक्स है कि मैं उस दिन लंच करूंगा, तो आप लंच करके भी एक बार जीटी दो, पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस सच में वेरी करेगा हर बार। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट्स किया ना, तो हर बार आपका परफॉर्मेंस 20 से 25 मार्क्स से वेरी करेगा। कि आप अभी सोच रहे हो कि मैं लंच देके जीटी करूं, तो आपको शायद नींद भी आ सकती है, या फिर आपका दिमाग थोड़ा ठंडा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आप एक्सपेरिमेंट अपनी तरीके से करिए, ताकि आपको एग्जाम के दिन ऐसा लगे कि नहीं भाई एक सिंपल दूसरी जीटी देने जा रहे हैं क्या टेस्ट सेंटर पे। मेरे दिमाग में तो सच में यही चल रहा था कि भाई नहीं, कोई बहुत दे दिया एग्जाम ये सारी। अभी तो ऐसा हो गया था कि भाई आज चलो उठ के एग्जाम देने जाना है, एग्जाम दे के निकले। हमने जो पहले ही 3-4 बार हमने ट्राई कर लिया था, नहीं एक बार लंच करके ट्राई किया, एक बार बिना लंच के ट्राई किया, बीच में कुछ हमने सप्लीमेंट्स भी ट्राई किया, वो हम बाद में बताएंगे आपको। वो सबसे परफॉर्मेंस इनहेंस होता है आपका। और मेरो की जीटी हम दिए थे लास्ट में, तो हम जब एग्जाम देने लगे तो हमको ऐसे लगा मेरो की जीटी दे रहे हैं, तो वो सब एकदम सही रहेगा, आपको मजा आएगा। और मेन वही तो मैंने बोला कि भाई जीटी मेरो सही देना, ठीक है, क्योंकि वही बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैंने बोला तो सही कि भाई उसका पैटर्न वगैरह सब सेम रहता है, और मेरो में एप्लीकेशन में नहीं देना है, वेबसाइट पे ही देना है। ये बात लिख लेना कि अब मैं जितने भी जीटी दूंगा वेबसाइट पर ही दे दूं, क्योंकि आपको समझ आएगा उस पर साइड में टाइम देगा, कैलकुलेटर भी आएगा, सब आएगा, तो एकदम सेम टू सेम पैटर्न में रहेगा। अभी बहुत सारी बातें हो चुकी है, अभी हम वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। तो अभी लास्ट में बचता है कि भाई रूटीन, वो तो चलो सबका अलग अलग वेरी करता है, लेकिन हमने एक ही पैटर्न पकड़ लिया था पूरे 6 महीने, हमने दूसरा कुछ नहीं किया, मतलब एक ही रूटीन पे हम दोनों टिके रहे थे। तो अभी निखिल भाई रूटीन बताएंगे जो बहुत ऑप्टिमाइज है, कि आपका परफॉर्मेंस वो बहुत निकाल के देगा। तो रूटीन मेरा ये रहा था कि भाई मैंने देखो पूरा लिखा है कि मैं 7 बजे उठता था, 7 से 8 में फ्रेश होता, और मैं डेली पूजा करता था। तो पूजा वगैरह, ब्रेकफास्ट, शावर होता, 8 से 12:30 रीडिंग, 12:30 से 1 लंच, उसके बाद एमसीक्यू मैंने सब लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा लिखा हुआ मैंने कौन सा शेड्यूल फॉलो किया था। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, आपको अच्छा ना लगे तो आप खुद का भी बना सकते हो, ठीक है, पर शेड्यूल बनाना इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। आप टाइम कैसे भी मैनेजमेंट करो, ठीक है, पर बनाना। कोई बच्चे रात को पढ़ते हैं, कोई सुबह पढ़ते हैं, मतलब वो तो वेरी करता है आप पे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 घंटे की स्लीप कंपलसरी। 8 घंटे सोना है, मैंने लिखा है 8 घंटे सोना कंपलसरी है। आप कितना भी पढ़ लो, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन टोटल 24 घंटे में से 8 घंटे आपके दिमाग को रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। 8 घंटे सोना है, 12 घंटे पढ़ना है। 12 घंटे पढ़ना है आपको, 12 घंटे पढ़ना ही दिन के, ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, 12 घंटे आपको पढ़ना ही है, 8 घंटे सोना ही है, जो दूसरा टाइम बच रहा है उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। अभी एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है, तो इनसाइट देंगे हमें निखिल भाई
भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट की देखे, और वीडियो का एंड अब तो है, अभी लास्ट चीज है जो बता रहा हूँ आपको, इसके बाद हम खत्म करते हैं, ठीक है, बहुत बातें होगी यार। 30-40 मिनट हो गए शायद। हाँ, तो भाई मेन चीज क्या है, ठीक है, कि आपको है ना शेड्यूल बनाना है, कि भाई हम जब गुफा में थे ना, तो हमारा फिक्स था कि हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ते थे, कि भाई मंडे टू फ्राइडे नो नेटफ्लिक्स, नो थिएटर, नो क्रिकेट, नथिंग, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना ही है, दिन के तब 4-5 घंटे तो 4-5 घंटे पढ़ना है। तब सैटरडे संडे है ना, तो नो पढ़ाई, सिर्फ घूमना है। जब हम घूमते थे, मॉल में गए, क्रिकेट खेल हाँ, लिए, खाते पीते जो भी हो, आपको सैटरडे संडे में रखते हैं, मंडे टू फ्राइडे नो डिस्ट्रैक्शन, आपको पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि उसका आपको जो लास्ट में बेनिफिट पता चलेगा। बेनिफिट बाद में पता हाँ चलता है, नहीं तो। क्योंकि एक कंसिस्टेंट चीज होती है हम्म कि आप हर फ्राइडे तक पढ़ते हो, मंडे से लेकर फ्राइडे हम्म, तक, वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट होता रहता है इन्फॉर्मेशन। हाँ और सैटरडे संडे चिल करने के लिए पूरा होता है। भाई, हम पूरा भाई पबजी खेलते थे, पबजी हमें रूम खेलते बनाते थे, थे। ग्रुप पबजी के बहुत रैंक पुश किया। और भाई एस डोमिनेटर के प्लेयर है भाई। नहीं तो बहुत खेले पबजी मंडे हम। टू फ्राइडे आपको पढ़ना ही है, सैटरडे संडे पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने मजा करना है, मजा करो भाई, ठीक है। घूमो, हाँ, सिटी एक्सप्लोर करो, ये मैं कहीं बात पे कर भी रहा हूँ जाओ। जब आप कोई भी फॉरेन कंट्री में हो, हाँ, 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में हो, तब की बात कर रहा हूँ, अब जब ठीक है। रशिया हो तब की बात हो रही, इधर की बात नहीं हो रही। इधर इधर की, सैटरडे संडे में से सिर्फ संडे ही आप चलो छोड़ सकते हो, हाँ पहले 3 महीने। हाँ, बात लास्ट के 3 महीने आपको हफ्ते के 7 दिन पढ़ना है, 12 घंटे। ये कंपलसरी बात है, क्योंकि डायनेमिक स्केड्यूल होना बहुत जरूरी होता है निखिल भाई। अरे ऑफ कोर्स यार। हाँ, और जो दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैंने लिखी है कि भाई वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। यार ये भाई खतरनाक चीज है भाई, खतरनाक चीज है, ये चीज है ना कंसिस्टेंसी, उससे आप कुछ भी बदल सकते हैं भाई, हाँ। हम नल्ले थे भाई। हमको इंग्लिश नहीं आती। भाई हम गुजराती मीडियम वाले हैं, और नीट में भी भाई इसके 300 हो गए, मेरे भी 300 थे, समझ रहे हो आप, नीट यूजी की बात कर रहे हैं। मतलब इसके भी 300, मेरे भी 300, समझ रहे हो आप, नल्ले ही थे हम, ऐसे नहीं कि हम टॉपर थे, 500-600 लेके ड्रॉप, 500-600 लेके लाए आए ड्रॉप, हम दोबारा, ड्रॉप भी नहीं लिए, पहली ट्राई में 300 है, निकल रशिया गए चले आए, तो। हम ड्रॉप भी नहीं लिए, ठीक है, तो भाई। और मैं तो एक बात सोचता हूँ निखिल, और एक मैंने आजकल देखा है निखिल भाई, कि सीनियर्स होते हैं ना, वो जूनियर्स को बहुत गुमराह कर रहे हैं कि हम्म भाई आप अभी क्या बोलते हैं कि अभी मत पढ़ो, अभी मौज करो, हम्म वहां जाके निकाल लोगे एफएमजी। हम्म नहीं भाई, ऐसे सीनियर से सच में दूर रहा करो। आपका टाइमलाइन सच में कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट और सेकेंड ईयर आप सच में एक्सप्लोर करो सिटी, एक्सप्लोर करो थर्ड कंट्री, ईयर कोई तक कोई बात दिक्कत नहीं नहीं है, है, थर्ड ईयर तक। लेकिन थर्ड ईयर से आपको क्या थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा, स्टार्ट करना है, थोड़ा स्टार्ट थोड़ा। थर्ड ईयर से करना है, कि भाई आप पैथो फार्मा वो चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि भाई कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं। लेकिन फोर्थ ईयर से आपको डेडिकेशन मंडे टू फ्राइडे आपका होना चाहिए पढ़ाई में। सैटरडे संडे मजे तो करने, और क्या यार। और एक बात याद रखो, फर्स्ट ट्राई इज द बेस्ट ट्राई। हम्म। उसके बाद आपके अंदर सेल्फ डाउट आ सकता है, बहुत सारे मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकते हैं भाई, किसी के फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब। फैमिली प्रेशर भी आता है ना, हाँ, सोशल प्रेशर आता है कि आजू बाजू सोशल वाले प्रेशर बोल आता रहे। है, सब लोग तुम्हारे इंजीनियर दोस्त वगैरह कमाने लगे होंगे, 4-5 लाख रुपए का पैकेज होगा उनका, तो वो सब चीजें होती है। तो मतलब अपने सीनियरों का उतना ही मानो जितना वो अच्छी सलाह देते हो। हम भी सीनियर ही है सब। सच में, पर हम, मैंने कभी अपने जूनियर को नहीं बोला कि भाई आप मत पढ़ो, मत मजे करो। मैं हर जूनियर को बोलता हूँ भाई पढ़ो, पढ़ना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। शेड्यूल बना के ऐसे मस्त स्केड्यूल मजा। बना के पढ़ो भाई, सच में। भाई और दो, भाई पूरी जर्नी में हम दोनों की जो दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीज, पहली है शेड्यूल, और दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। हमारी जो पूरी जर्नी है ना, उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें लिख लो, मैं तो बोल रहा हूँ, शेड्यूल और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज होगी ना आपको, अब खत्म है भाई, हो ही जाएगा भाई, नहीं और होगा। हमारे रूम में 5 लोग रहते थे, हाँ 508 करके रूम था। चलो ये तो अभी स्टोरी चालू हुई इधर से, ऐसे ही वीडियो डाल देंगे, कोई बात नहीं, काट के। हम 508 में रहते थे, 5 लोग थे हाँ। पूरे हॉस्टल में। एक ही ऐसा रूम है, हमको पता नहीं है कि री एग्जाम यूनिवर्सिटी की उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। हम 6th ईयर में थे, कभी कोई भी बच्चा नहीं। आके हमको पूछ रहा है, हम ऐसे इंटरनेशनल ऑफिस पे खड़े थे, तो वो पूछ रहा है कि भैया कैसे री एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं? हम बोले ऐसा तो कुछ हमने किया नहीं 6 साल तक। हम उससे पूछ रहे हैं भाई, तू हम बता, उससे पूछ रहे हैं कि कैसे करते हैं। हमें नहीं तो पता। मतलब हमारा पूरा रूम ऐसा कंसिस्टेंट रहा है, ना ही कभी फेल होना, ना ही क्या बोलते स्केड्यूल से मिस होना, ना ही कोई बुरी लत। हम्म। भाई सच में दोस्त
ऐसे बनाओ कि आपको सही ट्रैक पे रखे। ये मैं कहीं इधर उधर घूमता फिरूं तो ये मेरे को डांटता था, सच में ये गलत नहीं है भाई, कि भाई क्या कर रहा है, मंडे फ्राइडे पढ़ना नहीं है, 2 दिन में चलो बीमार हो तो चलो चलता है, वैसे में 2 दिन घूम रहा था ऐसे वहां वहां, ये डांट रहा था मेरे को सच में। ऐसे दोस्त होने चाहिए भाई, जो आपको ट्रैक पे रखे और आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करे आपकी, सच कंसिस्टेंसी में। भाई बोलो तो सही, शेड्यूल प्लस कंसिस्टेंसी हो जाएगा आराम से यार, नहीं हो ऐसे वो हो ही नहीं हो सकता, ही नहीं हो ही सकता भाई, जाएगा। हो ही ये जाएगा। दो चीज आपको, और ऐसा नहीं हम जो 5 लोग रहते थे 508 में सबके सब पास हो गए सबके सब अभी। पास, एक सबका सब पास भाई, सबके समझ रहे हो आप? सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा था उसमें से 225 यश का, यस 225। 192 अक्षर, 182 निमेश, 172 हर्ष, निखिल एंड 172 अगेन हर्ष का। हम पांचों के मतलब पांच, हम 5 साल से एक रूम में रह रहे, साथ में खाना बना रहे, पांचों के पांच, और पांचों के पांच पहली ट्राई में पास हो। ये यश है ना 225, और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट है, और शायद गुजरात में भी 1 से 5 में होगा। पांचों के पांच पास रूम में, और सबने सेम शेड्यूल फॉलो किया, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, सैटरडे संडे नहीं पढ़ना है, चिल करना है, सेम शेड्यूल। मैं सच बता रहा हूँ, पांचों ने सेम ही शेड्यूल फॉलो किया, सेम कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे संडे मत पढ़ो, अलग अलग सब स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि प्रेशर नहीं आएगा ना। पहले से स्टार्ट करोगे भाई, 4th से स्टार्ट कर दिया, 5th से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे तो आप कुछ तो पढ़ोगे ना, तो लास्ट में प्रेशर नहीं आएगा। दिक्कत क्या थी पता है, लास्ट में कुछ किया नहीं होता और प्रेशर आ जाता है, और प्रेशर आ जाता है तो बच्चा पढ़ नहीं ब्लेंडर पाता, हो जाता है भाई, वो पढ़ नहीं बहुत पाता, बड़ा ब्लेंडर हो जाता है, और पढ़ने में सब मिक्स हो जाता है और सब भाजी पाव हो जाता है, ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो? तो भाई इसलिए हम पांचों के पांचों पास है भाई ये शेड्यूल में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और पहले बोला था कि भाई ये हम शेड्यूल आपके लिए बना रहे ये हैं, सिर्फ एक क्या बोलते हैं कि एक टॉक है, नॉर्मल नॉर्मल टॉक है सिंपल हमारी, वाली, कि ऐसा भाई नहीं ये स्क्रिप्टेड है कि भाई कि इसके बाद यही आना चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं। आपने देखा नहीं भाई, कोई भी टॉपिक चालू होने जा रहा है मतलब तो भाई एक एडवाइस है अपने सीनियर से अपने जूनियर भाइयों के लिए कि भाई ज्यादा प्रेशर मत लो, प्रेशर पहले से अपने आप कम करना स्टार्ट कर दो। ये तो सिंपल बात है कि आप जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतने जल्दी आप पास हो जाओगे। तो वो तो भाई यूनिवर्सल बात है, अगर किसी ने मेहनत की है तो वो तो कंपलसरी पास होने वाला है। मैंने शेड्यूल जो सर ये कोट है ना, मैंने टेबल पे लिखा था भाई, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस, कंसिस्टेंसी बीट द टैलेंट एवरी टाइम, और कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ओवर द मोटिवेशन, समझ रहे हो? और कंसिस्टेंसी बीट द टैलेंट एवरी टाइम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम नीट यू के 300 मार्क वाले हैं, समझ रहे हो? हमारे कई बेंचमेट थे जो 670 650 लेके आए, जो अच्छे मार्क थे, ऐसा अच्छे नहीं मार्क्स किसी थे, का बोल लेकिन रहे हैं कि अच्छे मार्क थे, पर कंसिस्टेंसी नहीं रख कंसिस्टेंसी पाए ना। उनकी नहीं रही, वहां पर जाके क्या बोलते हैं कि जो भी हो, कोई ना, वो तो XYZ फैक्टर काम कर गया उन खुद पे। का अपना अपना रहता है, तो हम बात नहीं करती किसी का। पर मैं आपको हमारा बता रहा हूँ ना भाई, हम 300 मार्क वाले हैं, और 300 मार्क वाले की एफएमजी फर्स्ट टाइम में हो जा रही है, एक ही चीज से, कंसिस्टेंसी की वजह से, कि कंसिस्टेंसी बीट द टैलेंट एवरी टाइम, समझ रहे हो आप? इसकी बात हो रही है, तो आप ये चीज लिख लो आप भी भाई। और ये पीडीएफ अभी निखिल भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, हाँ वो भी कोई तो दिक्कत आप नहीं है, फॉलो कर सकते हो। मतलब ओवरऑल सबसे बेस्ट चीज है कि इसमें क्या कि उन्होंने लिख के रखा है कि भाई क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, मतलब क्योंकि भाई ये जो शेड्यूल हमने बताया ना, हमने हमारा बताया है, ठीक है, और हम मोस्टली पांचों लोगों ने सेमी शेड्यूल फॉलो किया है लास्ट तक, और सबका हो गया है, और हम पूरे एकदम मजे से एग्जाम की प्रिपरेशन की, ऐसा नहीं डिप्रेस होके भाई हम फोन एक दूसरे को कॉल करते थे रात को बात कर कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, ऐसा एकदम पूरा मजे से गया है सब। प्रिपरेशन भी इतना कभी बोझ नहीं आया, समझ रहे हो आप? बोझ नहीं लगा। और एक चीज याद रखना कि भाई साथ में करो प्रिपरेशन, 3-4 लोग, 2-3 लोग, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, समझ रहे हो? कि भाई हमारा क्या था, हम 5 लोग थे ना, तो हमारे में से एक यश था, वो पढ़ता था, उसको पढ़ने का था, तो वो पढ़ता था, उसका देख के अक्षर पढ़ता था, उसका देख के मैं पढ़ता था, उसका देख के निमेश पढ़ता था, उसका पढ़ के हर्ष पढ़ता था, हम पांचों है ना ऐसे पढ़ते थे। हमारे में से यश ही एक था जिसके 225 मार्क को डिजर्व भी करता है भाई। वो सोते सोते भी पढ़ पाता है, पता है, ऐसा बंदा था वो। तो वो पढ़ता था ना, उसका देख के हम सब पढ़ते थे। तो आप ग्रुप में पढ़ो ऐसे 3-4 लोग, और एक दूसरे को सपोर्ट करो, अकेले ऐसा मत करना कि मैं अकेला पास कर लेता हूँ, मैं प्रिपरेशन कर लूँ, ऐसा मत करना। बताता नहीं कि नहीं भाई ये अच्छा सोर्स है ये वगैरह, ऐसा मत करना कभी भाई। ये मेरे को फोन करके बोलता है, चलो मेरा फिजियोलॉजी बहुत खराब था, मतलब कचरा था बोले तो चलो, ये मेरे को बता था कि नहीं ये टीचर से कर, अच्छा है, समझा रहा है, मतलब एग्जाम रिलेटेड बहुत काम का है, वही तो मैंने वो फॉलो किया, अच्छी बात है। एक दूसरे को सपोर्ट करने का यार। इसको कोई किसी सब्जेक्ट में नहीं पता चलता था तो वो मेरे को पूछता था, मैं बोल रहा था ये कर ले भाई, सबसे बढ़िया है,
सच में एक सपोर्ट सिस्टम होना ना जब प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत बड़ी बात होती है। सेल्फिश मत बनना यार। सेल्फिश मत बनना। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपका हाँ। भाई 5 10 15 मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे तो उसका हाँ। रैंक बढ़ जाएगा और मेरी ऐसा नहीं सीट है। खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है। मजा आएगा आपको प्रिपरेशन करने में, समझ सपोर्ट रहे हो? करोगे तो भगवान भी आपको सपोर्ट करेगा, ये सिंपल बात है। मजा आएगा आपको भाई, हाँ। एकदम भाई मजा आएगा ना। आप समझ रहे हो कि सपोर्ट किया, पूछ लिया, अच्छा रहेगा ना। तो आप वही करना भाई, मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि भाई तो 2-3 चीजें बताई, कंसिस्टेंसी, शेड्यूल वाला और ये सपोर्ट वाला, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ऐसा मत करना मैं अकेले कर लेता हूँ इसको बता, ऐसा कभी मत करना यार। आपको मजा आएगा, आप ये चीज करोगे ना। तो क्योंकि भाई नहीं, अभी एक्सपीरियंस सीरीज आई थी तो उसमें नहीं बता कि भाई जिंदगी में कुछ में भी आगे चले जाओ पर गर्दन बुढ़ने पे अपना दोस्त ना दिखे भागता हुआ तो जिंदगी अधूरी है, ऐसा नहीं लगता वो भाई। दिल को लग गई भाई वो बात। वही सेम, वही तो सेम वही, इसीलिए आप एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। और ये भी मत सोचना कि भाई 6 महीने में हो जाती है, 1 साल में हो जाती है, ऐसा मत सोचना। ये कोई 6 महीने का खेल नहीं है, 1 साल का खेल है, मैराथन है पूरा, एक लंबा खेल है। हम पता है प्रिपरेशन 4th ईयर से स्टार्ट कर दी थी, तो हमारी हम गिने तो 3.5 साल की मेहनत है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं एक साथ। बीच में थोड़े कट हाँ। के की हमने। हाँ तो ये 6 साल में किसी को सक्सेस नहीं मिल जाती, समझ रहे हो? 6 महीने में सॉरी कुछ नहीं 6 महीने होता। में है ना, 6 6 महीने में किसी को सक्सेस नहीं मिल जाती, तो टाइम लगता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, अच्छा ही होगा। हमारा हो गई है, आपका भी होगा, समझ रहे हो? धन्यवाद। चलो। बहुत लंबा हो गया। चलो। गुड बाय, टेक केयर।